इमिग्रेशन से उनको लेटर आता है कि यू हैव 28 days, आइदर एक्सप्लेन दिस अदरवाइज यू विल बी। ऐसी तीन चीजें जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब पाने के लिए। इस कंट्री में आके एक चीज जरूर सीखिए, रेफरेंस। अगर रेफरेंस नहीं है तो जॉब। हाउ डिड यू गेट इनटू पॉलिटिक्स? कैन यू एक्सप्लेन द स्टोरी? किसी को अपना फूड ट्रक शुरू करना हो, सो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? फोकस ऑन ये ना हो कि तुम पैसे कमाने के चक्कर में जा रहे हो। So, thank you for taking the time out and agreeing to share your story. Why don't we start with you when you came to Australia? So, what was the year when you came to Australia, and what was first few years like? I just came, I touched this land of Australia in 2010. Okay. And I still remember the date. It was 18th of May 2010. I landed in Melbourne. Okay. I was there for a couple of, like a month there in Melbourne. Okay. My university was in Adelaide. Okay. But again, talking about the agents, they said Yeah. like, because my sister was back in Melbourne, Yeah. I told him like I need to go to Melbourne, and he Right. put me on the flight. It was to Melbourne, but he Okay. didn't know where the college is. Oh. तो मेरे को भी थोड़ा सा वो झटका लगा उस टाइम पे। मेलबर्न आने के बाद। हाँ जी, तो So- मैं मेलबर्न में अपना यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा हूँ, हाँ। कहाँ है। हाँ। जब मैंने I went to Melbourne University, or they हाँ. checked my COE. Hmm. They ring the university. They said this college is in Adelaide. Oh. तो I was surprised. I talked back to the agent. I think हाँ. यार थोड़ा सा देख के, वो स्टार्टिंग से ही मेरी थोड़ी जर्नी हाँ. टफ रही है। हाँ. तो उस टाइम पे मेरे को एडिलेड में कोई जानता ही नहीं था सर। हाँ. Me and my wife just came here हाँ. in 2010 in August Okay. In Adelaide. in Adelaide. Okay. So मई से अगस्त तक आप मेलबर्न में थे. मेलबर्न में था सर। Then you figured out आपका कॉलेज कहाँ है, and then you. हाँ. How old were you when you came to I Australia? was almost like 26 or 27. Yes. Okay. Yeah. Fair enough. So when you came here, and this is 14 years back Adelaide, right? So it's Yes. not what Adelaide is today. It So, must be very different. I will tell you, there was like few streets on, like I'm always based in the south side, Okay. especially in the Marion area. Okay. तो उस टाइम पे मैरियन रोड पे ट्रैफिक लगता ही नहीं था कि है कुछ यहाँ पे। हाँ. अगर आज हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो मेरा बिजनेस है मैरियन रोड पे भी, हाँ. तो I can see like thousands of cars going every day and night, you know, on weekends as well. Weekend अच्छा. पे तो बिल्कुल डेड होता था एडिलेड। हाँ. अभी लगता है कि सब कुछ वीकेंड पे चल रहा है। So tell us more about what was your life when you came here. तो आप एडिलेड में किसी को जानते थे? आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? आपकी कॉलेज कैसी थी? 14 साल पहले कैसा था? जब मैं सर मेलबर्न में उतरा था, तो हम्म. मेरे को एजेंट ने जब गलत भेजा, मैंने कॉन्टैक्टेड माय एजेंट वंस अगेन हम्म. बैक इन माय होम टाउन। हम्म. तो उसने मेरे को एक नंबर दिया कि जो यहाँ पे उनके थ्रू से आए थे एडिलेड में। हम्म. तो आई कॉन्टैक्टेड देम। हम्म. मैं उनको सुबह शाम तंग करता रहा हम्म. कि सर मेरा एडिलेड में कॉलेज है, तो मैं किसी को जानता नहीं था उस टाइम। हम्म. उनको मैंने फोन करना, उनकी हेल्प ली, हम्म. बट आई विल से आज तक उनका सामना नहीं कभी भूल पाया, Oh. क्योंकि उन्होंने मेरे लिए रूम रखा ढूंढ के आने से पहले। हम्म. सुबह 5:30 बजे मेरे को बस स्टॉप से आके पिक किया। Oh. तो उसके बाद सर मैं अपने घर पे रखा, और वो दोपहर से शाम तक मैं उनके घर पे ही था। हम्म. दोपहर का खाना भी उनके घर पे खाया, और वो खाना आज तक खाया हुआ मैं कभी भूला नहीं उनके घर पे। हम्म. मैं बोलता हूँ चाहे आज हम सोने के बन जाए ना, पर जो वो सहन है ना, वो नहीं कभी भूलना। हम्म. और वो वाकई में उनका दिया आज तक सब कुछ, तो मैं उनका हर जगह हर पल थैंक्स करता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि आप जब भी किसी भी नए देश में जाते हो, वहां पे जो पहला बंदा आपकी हेल्प करता है ना, वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। दैट अगर वो पहली जॉब हो आपकी, या फिर पहला घर जिसने आपको रखा हो वो घर में, आपका बाद में एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग। लाइफ में कोई भी चीज आपको स्टार्ट करवाए ना सर, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी की ले लिए, अगर गाड़ी का सेल्फ नहीं चलेगा ना, तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। हाँ. तो वो सेल्फ का उठाना बड़ा जरूरी होता है। हाँ. ऐसे ही लाइफ का था, जैसे मैंने पैर रखा एडिलेड में, और उनका आज तक मेरा साथ ऐसा बना है, बाउंडिंग ऐसी होगी कि हर फंक्शन पे एवरी सिंगल डे वी टॉक ऑन अ फोन। वाओ. अगर मैं उनसे बात ना करूं, 2-3 दिन बात ना आए, समझो कहते हैं कि जब किसी को याद करो आपको हिचकी लग जाती है, हाँ. तो हिचकी वाला बात है। बट व्हाट वर योर स्ट्रगल्स लाइक? सो ये तो बहुत फॉर्चुनेट हो गए कि आपको ऐसे फैमिली मिल गया, या फिर ऐसे फ्रेंड्स बन गए आपके, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अपनापन महसूस हो रहा था।
right? But what were some of your struggles in the early days? सर स्ट्रगल तो ऐसा है कि लाइफ में डेली चलता है, हाँ, ये कभी खत्म होएगा नहीं। मतलब जितना मर्जी हम लोग कोशिश कर ले कि मेरा स्ट्रगल आज मैं पीक टाइम पे वो मेरा स्ट्रगल नहीं है, कभी नहीं होता टिल यू डाई, है ना। वो मरने तक स्ट्रगल कभी खत्म होएगा नहीं। स्ट्रगल ऐसा रहा है कि मैंने आते समय कोई जॉब नहीं था और मी एंड माय वाइफ केम टुगेदर, दोनों एक साथ आए थे यहाँ पे। तो सर मालूम नहीं करना क्या है। इंडिया में आई वाज बैक इन इंडिया, आई वाज अ शेफ, सो आई हैड अ क्वालिफिकेशन, आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम तमिलनाडु साउथ। अच्छा, तो वहां से पढ़ के उसके बाद मैंने नॉर्थ में काम भी किया होटल में। तो मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर इस कंट्री में आके एक चीज जरूर सीखी, रेफरेंस। अगर रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं है, और वो रेफरेंस के लिए काम करना जरूरी है। और यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, हम किसी का भी नाम लिख देते थे, यार की रेफरेंस दे देना प्लीज, कॉल आएगा तो किसी को फ्रेंड को बोल देना कि यार बोल देना तेरे पास काम किया है। तो आज मालूम ये पड़ता है कि पहली बात आपका एक्सपीरियंस और रेफरेंस, दो चीजें बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको काम नहीं मिलेगा। लकीली मेरे को एक पहला काम जो था मेरा सर, वो था कार वॉश। अच्छा, पोर्ट रोड पे एक कार वॉश था, वहां पे हमने काम किया। वो कार वॉश पे जो मतलब $100 बनता था मेरा हफ्ते का। अच्छा, हफ्ते का $100। ओह वाओ। वहां पे अभी क्या होता था कि अगर बिजी है दे विल गिव अस अ वर्क, अदरवाइज वी यूज्ड टू सिट एट द बैक, पीछे बैठे रहना वहां पे। दोस्तों वो वहां के कार वॉश पे जितने लड़के थे उससे दोस्ती हो गई, पीछे बैठ के गप्पे मारते रहना हमने। वो लगता था कि वो सुनहरी टाइम था। वो स्टूडेंट थे ना सब, तो कुछ लोन तो मिलता ही नहीं था, और वही सेविंग करते थे हम लोग। तो $100 से घर का खर्चा भी चलाता थे जी। मेरी वाइफ काम नहीं करती थी उस टाइम पे, मतलब हम लोग साथ में आए थे। तो उसके बाद हमने $100 में घर पे काम वाम करना। मेरे को याद है जी, $10 में कम से कम $5 में 3 मैगी आया करती थी उस टाइम पे। अच्छा, हमें लगता था मैगी खा लो वो सस्ती है, उल्टा आटा सस्ता था। अच्छा, हमें लगता था $10 का आटा आएगा, यार वो तो महंगा है, मैगी सस्ती लग रही थी। पर दोबारा में जब अभी देखते हैं ना, हंसते हैं अपने आप पे, यार आटा ही सस्ता पड़ रहा था कि 10 किलो तो आ रहा है। पर वो टाइम अच्छा था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किया, 1.5 महीना मैंने वहां पे काम किया। फिर वहां पे खर्चा बढ़ने लगा, जैसे जैसे खर्चा बढ़ा जॉब और जरूरी हो गई। फिर मैंने घर भी मेरे को चेंज करना पड़ा उस टाइम पे जाके। 1.5 महीने बाद जिसके घर पे रह रहे थे वो आगे हमें शेयरिंग पे रखा हुआ था। ओके, वो पहले लीज पे था, अच्छा, लीज वालों ने आगे शेयरिंग पे रख लिया। वहां पे इंस्पेक्शन हुई, पता लगा जो एजेंट था, एजेंट ने बोला कि आपने आगे लीज पे दिया। हमें बोल दिया कि भैया ये प्रॉब्लम आ गया, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। वो फिर फंस गए कि कुछ जानता नहीं है। फिर साउथ में मेरे को एक कमरा मिला, रूम मिला, वहां पे मैं मूव हुआ सर। वो इतना जितना ये अपना रूम है, इतना बड़ा रूम था वो। उसी के अंदर बेड, अलमारी एक थी हमारे पास, सारा सामान उसी के अंदर फिट किया। एकदम छोटा सा कमरा। पर वो रूम की भी एक ही स्टोरी थी, अपना मजा था अलग अलग टाइप का ना। तो उसके बाद मैंने जिनके घर पे वो मूव हुआ, वो भाई साहब जाते थे खेतों में काम करने। ओके, तो उन्होंने मेरे को बड़ी हेल्प करी खेतों में लेके जाना। मैं तो इस फील्ड से नहीं हूँ, मेरा फील्ड तो है जी शेफ का काम था। तो खेतों में जाके कैसे प्रूनिंग करनी मेरे को मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो मेरे को वो लेके गए, वो ग्रेप्स की प्रूनिंग होती थी उस टाइम। प्रूनिंग क्या होता है? वो सर एग्जैक्टली जैसे आपने पूछा प्रूनिंग, मैंने भी पूछा, मैंने प्रूनिंग बाजी। वो बोलता कुछ नहीं है, बेले काटनी है। अच्छा, तो मैंने बोला यार मेरे को तो काट नहीं रहते। कहता भाई साहब आपने कुछ नहीं करना, एक लाइन में मैं हूँगा, लेफ्ट लाइन में, राइट साइड पे आप होगा, बीच में हमारे ना वो अंगूर की बेल होती थी, ग्रेप्स बेल। ओके, तो सर वो काटनी होती है हल्की हल्की, मेरे को तो वो भी काटनी ना है। मैंने वो पूरे का पूरा टाने काट दिया। वो बोलता भाई साहब प्लीज तू ऐसे ना अकेला अंदर डाल देगा, तू प्रिटेंड कर तू काट रहा है, पर काटना मत। अच्छा, कह रहे तूने एक पहले नुकसान कर दिया। पर वो भाई साहब ने मेरी हेल्प ये करी, अपना भी काटते थे और उधर से डाल के मेरा भी काटते थे वैसे। और वो जॉब का एक दिन का $100 था वहां पे। ओह वाओ। पर गर्मी मतलब ठंड भी होनी उस टाइम पे, ठंड का टाइम था। सुबह सुबह उठना 4 बजे 5 बजे तक वहां पे खेतों में पहुंचना है, शाम को वापस आ रहे हैं। वो उनका भी साथ आज तक नहीं भूला। वो आज भी हम लोग इन टच में हैं, मतलब उन्होंने इलेक्शंस पे भी मेरी बड़ी हेल्प करी। तो हर स्ट्रगल टाइम चलता रहा। फिर मेरे को एज अ डिशी एक रेस्टोरेंट में काम मिला। ओके, तब मेरी लाइफ चेंज होगी। मेरे को लगा कि हाँ अब मैं अपनी लाइन पे आ गया।
अच्छा वहां पे मैं बर्तन ही धोता था, मेरे को वो हाँ। पैन, जैसे शेफ ने पैन यूज करा, हाँ, you throw it on the sink, तो मैंने वॉश करना स्टार्ट करा। हम्म, तो एटलीस्ट मैंने जैसे पैन पकड़ा ना, मेरे को लगा कि हे भगवान, मैं अपनी लाइन में वापस आ गया। हाँ, हालांकि मैं वहां पे शेफ का काम करता था, हाँ, तो बर्तन तो करते ही थे हम लोग। जैसे 5 स्टार में मेरी ट्रेनिंग लगी, सबसे पहले काम था बर्तन सीखो कैसे वॉश होते हैं। हम्म, तो जब मेरे हाथ में बर्तन आया, दैट वाज अ चेंज। तो एक दिन एक हमारा शेफ छुट्टी पे चला गया, शेफ नहीं है, तो मेरे जो ओनर थे उन्होंने बोला कि यार शेफ नहीं है, मैं हेल्प करूंगा और तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी है। मैंने बोला अगर इजाजत हो तो मैं स्टार्ट करूं। मैंने स्टार्ट किया, बस तब से शेफ का काम हाथ में आ गया। और आप इसी टाइम पे स्टूडेंट ही थे? स्टूडेंट था जी, मैं स्टूडेंट था। ओके मैं स्टूडेंट वीजा पे आया था, मेरा मास्टर्स का वीजा लगा था, मास्टर्स Okay. इन हॉस्पिटैलिटी। ओके पर थोड़ा सा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद की नालायकी बोल सकता हूँ मैं। हाँ किसी एजेंट के पास में गया जी, हाँ नाम तो मैं नहीं लेना चाहता ऐसे हाँ। किसी का, चलो करियर वैसे ही हाँ। उसका खत्म हो चुका है। तो उसका काफी ज्यादा मतलब न्यूज़पेपर में, मीडिया में काफी नाम उछला कि वो फ्रॉड निकला। ओके मेरे साथ भी वो फ्रॉड हुआ सर। अच्छा फ्रॉड ऐसे हुआ, उसने मेरे को बोला कि तुम ऐसे करो यार, तुम इतने पढ़े हो, पढ़े लिखे हो, डिग्री करी हुई है, तुम वर्क वीजा पे चले जाओ। तो मैंने अपना बोला कि ठीक है, पर वो वर्क वीजा जो था इलीगल था वो। ओ और मेरे को उसने बोला कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आप वर्क वीजा पे हो। चलो हम लोग नए नए आए थे, मेरे को लगा कि शायद ये सही कह रहा है, बताएंगे कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये नहीं पता वो मेरे साथ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, तो वो गड़बड़ होने के बावजूद मैं काम करता रहा। कॉलेज में गया नहीं, तो लेटर वेटर आते रहे मेरे पास कॉलेज से, मैं इग्नोर मारता रहा कि यार अपना तो चलो वीजा पड़ा हुआ है, मेरे को क्या कर लेंगे लोग। फिर फाइनली इमिग्रेशन से मेरे को लेटर आता है कि यू हैव 28 days, आइदर एक्सप्लेन दिस कि कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस कंट्री। ओ, तो फिर मेरे को टेंशन पड़ी, मैंने एजेंट से कॉल करा, मेरे फोन उठाने बंद हो गए। मेरे को और गड़बड़ हो गई, टेंशन हो गया। मैं यहाँ के लॉयर के पास गया, एजेंट, माइग्रेंट एजेंट के पास गया। वो बोलते तुम्हारा केस हम नहीं पकड़ सकते, हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि आप इलीगल हो इस कंट्री में। ये जो आपके पास वर्किंग वीजा है, ये एक्चुअल में कभी इशू ही नहीं हुआ है, ओ, अरे आपने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, आपके साथ फ्रॉड हो गया। हम्म, तो आई मेट वन ऑफ द लॉयर, ओके तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर ये कंट्री छोड़ दी ना हाँ, तो वापस नहीं आ पाओगे, यहाँ पे रहोगे कुछ बन जाएगा, निकल गए तो वापस नहीं। तो उसके बाद मैं वही कंट्री, इसी कंट्री में रह के वही उसी लॉयर से मिल के आगे करा। उसने मेरे को रास्ते दिखाए। मेरे को फिर से मास्टर करने के बावजूद कर रहा था, मैं सारा कुछ छोड़ दिया था, तो दोबारा से मेरे को डिप्लोमा में आना पड़ा। ओ, तो मैंने डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट 3 वो स्टार्ट करे ताकि मैं इस कंट्री में रह सकूं। सो आपने बोला कि कुछ इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं जो अच्छे से एडवाइस नहीं करते, उनका नॉलेज सही नहीं रहता, वो फ्रॉड कर सकते हैं। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस अभी के जो स्टूडेंट है, जो भी हमारे लिसनर्स ऑडियंस है, वो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो ये फ्रॉड में ना फंसे? पहली बात मैं बोलूंगा कि इंडिया से आने से पहले आपका एजेंट, जो भी इंडिया में एजेंट है, उसके बारे में पता करो। क्योंकि हमने काफी ज्यादा, अब मैं काउंसलर भी हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की आती है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, वो एजेंट ने 25 लाख रुपया लिया, और मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों चाहिए 25 लाख। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं प्रीटी मच श्योर हूँ कि अगर आपको एजेंट के थ्रू कोई भी कॉलेज में आ रहे हो तो कॉलेज उसको कमीशन देता है। अगर उसको कमीशन मिल रहा है तो वो आपको इतना चार्ज क्यों लगा रहे हैं। दूसरी बात ये, अब यहाँ पे आ रहे हो, जो एजेंट आपको जो बोले वैसा ही करो। ये ना हो कि आपको बोला है कि आप मास्टर्स करने जा रहे हो और आप गलत तरीके में पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा माइग्रेंट जो एजेंट्स होते हैं, हमारा एजेंट्स बोलते हैं उनको, उनसे ही काम करवाओ। इलीगल एडवाइस किसी से, अगर आप मेरे से पूछो कि भैया मैंने ये किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एडवाइस दूंगा। 10 बंदों की 10 एडवाइस होगी, पर हो सकता है हम कहीं ना कहीं वो चीज छोड़ दें जो हमारा एजेंट को पता होता है। तो एजेंट आपका बहुत जरूरी है लाइफ में होना। कि आज तक मैं अपने मारा एजेंट, मैं सिटीजन भी हो गया, पर मेरा मारा एजेंट आज भी मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। कुछ भी एडवाइस लेनी है मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स का वीजा है, चाहे मेरी फ्रेंड एंड फैमिली का वीजा है, तो वो आपको जरूरत पड़नी है। हालांकि हम सीधा भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, पर कभी ना कभी हम पॉइंट कोई छूट जाए तो उनके थ्रू से ज्यादा अच्छा कवर करेंगे। तो मेरी यही स्टूडेंट से भी यही रहेगा
कि अब जब यहाँ पे आते हो खुद अपने आप से वो कहते हैं अपना कोर्स चेंज कर लो, आते हैं हम लोग मास्टर्स पे आके कर लेते हैं डिप्लोमा, तो वो सब चीजें ऐसे मत करो अनलेस आपको कोई एडवाइस मारा एजेंट से मिले, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी नोज दिस, बट जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट हमारे एक और कंपनी भी है स्टडी नैश करके, जहाँ पे माय को-फाउंडर इज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। सो ये जो मारा है, फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो व्हाट अ मारा इज, दैट इज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट इज कॉल्ड अ मारा। और मारा का एक लाइसेंस नंबर भी होता है, सो यू कैन ऑलवेज चेक देयर नेम एंड देयर नंबर ऑनलाइन जस्ट टू मेक श्योर कि वेदर ही इज रजिस्टर्ड या फिर ये सब सिर्फ बोल रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड है, right? So there are measures that people can take in order to make sure that this is legit. And दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा that it is also important that we do our own research. जैसे अगर हमें बोल दिया कि मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी कर लो, बट ये बहुत जरूरी है कि मैं खुद अपना रिसर्च करूं कि मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, यू नो, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल बताना चाहूंगा कि इंडिया से जब कोई नया स्टूडेंट्स आते हैं ना सर, उसको ये बोला जाता है कि आप ना वहाँ पे नर्सिंग कर लो, उनका बैकग्राउंड कुछ और होगा, फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स है और वो यहाँ पे आके रजिस्टर्ड नर्सिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पहला स्टूडेंट टूट जाता है दिल से कि यार मेरे से नहीं होगा। अगर वो चीज आपके मन ने पहले बोल दी ना नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लेना वो नहीं होगा, तो इससे अच्छा कि आप अपनी फील्ड में आओ, अगर नहीं बन रहा ना तो मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को इतना सा स्टैंड करके आना है कि हमने कर लेना है। आपके पास ऐसे just as you mentioned your counselor as well, कुछ इमिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए हैं क्या? सर मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब बच्चों के जैसे कोई एजेंट्स हैं, पर मैं उन बातों में से उनको बोलता हूँ कि आपका ये जरूरी है, जब भी आप जैसे आपने बोला कि उनका एजेंट नंबर, मेरे पास एक हाल ही में केस आया था, कोई मारा एजेंट थे, वो गोरे है, वो गोरों की कंपनी, उसके अंडर कोई इंडियन काम कर रहा है, तो उसने इंडियन ने बार बार से खुद ही स्टार्ट कर दिया उसका केस, वो खराब हो गया। किसको पकड़ोगे भी आप? ना तो मैं उसके बॉस को बोल सकता हूँ कि आपकी वर्कर ने ये किया है, ना वो कुछ करेगी, क्योंकि उसने क्या किया, स्टूडेंट के नाम पे ही सारी फाइल चढ़ा दी, स्टूडेंट फंस गया। अभी उसको मालूम नहीं करना क्या, उसमें इमिग्रेशन ने ये नहीं देखना कि थर्ड पार्टी ने आपको हेल्प करा है, आइदर यू शुड गो थ्रू मारा और स्ट्रेट वे आपको करना है। और वो गलती अभी यहाँ पे होगी, बच्चा फंस चुका है, उसका वीजा वही 28 डेज, तो उसको यही बोला गया कि एक अच्छा लॉयर से मिलो, तब लॉयर का जरूरत पड़ता है। ओके, fair enough. No, that is quite important. So coming back to your story, so obviously you went through all these struggles कि आपको नोटिस आया कि आपको 28 दिन में you might have to leave the country. That was a very hard time for me. एक तो उस टाइम में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो घर पे अकेली होती थी, मेरे को होता था कि मैं अगर हर चीज उसको बताऊंगा तो स्ट्रेस होगा, वो कहीं ना कहीं बच्चों पे, फैमिली पे काफी टेंशन बढ़ता है, तो उस टाइम पे मैं घर से निकल जाता था, मेरे को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, पर उसको मैं बोल लेके आता था मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ऐसे सब कुछ चलता रहा, पर मैं कभी एजेंट के पास कभी, और उस टाइम पे जो पैसे भी खाए, एजेंट्स ने भी खाए हमारे से पैसे, कॉलेज भी खूब पैसे खाते थे, पर मैं बोलता हूँ कि थैंक्स टू एजेंट वंस अगेन कि जिसने मेरी हेल्प कर दी। सही एजेंट, हाँ, सही एजेंट का होना बहुत जरूरी है फिर से। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो फिर आपका पीआर कैसे हुआ और कब हुआ? मेरा सर पीआर हुआ फिर भी इंडिया के एक्सपीरियंस पे। अच्छा। क्योंकि मैं इंडिया में आई वाज वर्किंग एज अ शेफ, मेरा बैकग्राउंड ये कि मैं डिड माय बैचलर्स बैक इन फ्रॉम तमिलनाडु, आई डिड माय हॉस्पिटैलिटी, तो उसके बाद मैंने जॉब करी थी होटल में, वो एक्सपीरियंस काम आया, तो वो उसने मेरी हेल्प बहुत करी। पीआर होने के बाद मैंने सर अपनी ही फील्ड में काम करा है, और आज तक वही फील्ड में काम करता आ रहा हूँ। मेरे को कुकिंग से बड़ा प्यार है। अच्छा। वो कहते हैं ना, जो चीज करो दिल से करो, और इससे ये मत सोचो कि पैसा कितना आएगा, ये सोचो कि प्यार कितना मिल रहा है। वो प्यार ज्यादा मिल रहा है उस टाइम में। तो फिर आपकी पीआर कभी हुई? 2000? मेरी पीआर हुई है सर 2015 में। ओके, और पीआर होने के बाद यू स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम? हाँ जी, फिर मेरे को फुल टाइम राइट्स थे सर। हाँ। तो मैंने फुल टाइम काम किया, एज अ शेफ का ही काम करा। ओके, वो कहाँ करते थे आप काम? मैंने उसके बाद मैंने गोरों के साथ ही काम करा। अच्छा। फिर ये गलत बात है कि गोरे काले डीएम नहीं, मतलब मैंने ऑजी पीपल के साथ ये कि मेरे को कंपनीज के थ्रू भेजते थे, फिर मेरे को वो परमानेंटली हायर कर लिया, मैंने एशफोर्ड हॉस्पिटल में काम किया,
मैंने काम किया फ्लिंटर हॉस्पिटल में। फिर फाइनली मेरे को फिर जॉब मिली जी मैनुअल कॉलेज में। काम मेरे को याद है जी, तब मेरे को एक ही सपना था कि अभी ये सेट हो गया। टारगेट ना कभी खत्म ही नहीं होते हमारे। एक खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट। तब टारगेट हुआ यार कि अपना घर लेना है। अच्छा। घर के चक्कर में मैं सुबह शाम को काम करता था जी। 2 बजे से लेके मेरी 9:30 बजे तक शिफ्ट होती थी कॉलेज में एज अ शेफ की। ओके। उसके बाद मैं रात को करता था क्लीनिंग ओह। एज फ्लिंटर हॉस्पिटल में। ओके। वहां पे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती 11 से लेके सुबह 8 बजे तक। बीच में ब्रेक अच्छा। डाल के सारा हाँ। कुछ मेरी सुबह 6 बजे तक, सॉरी 6 ओके। बजे तक वहां जॉब होनी। हाँ। अगर मैं 12 बजे स्टार्ट करता था तो 8 बजे तक होती थी। ओके। तो मतलब वो सारा रात जागना, सुबह भी जाके सोना ना। बच्चे छोटे थे, बच्चा छोटा था, उसको भी टेक केयर करना। नींद पूरी नहीं होती थी, पर स्ट्रगल नहीं छोड़ा। पर उसको मैंने एंजॉय किया सर, हर चीज को एंजॉय किया। मेरे को लगता था वो गोल्डन टाइम था मेरा। आज सब कुछ है, पर वो पुराना समय याद ज्यादा आता है कि 100 में ज्यादा अच्छा घर चलता था। हाँ। आज सिटीजन हो गए, सब कुछ है, पर प्यार वही पुरानी चीजों से रहता है ना। So you were already working as a chef, and then you were working as a cleaner for a while. Then पता चला कि disability में पैसे ज्यादा है. Then you did a course. Then you started working in disability. So all this because you had a dream of buying your first house in Australia, right? So take us through that journey. What are some of the struggles that you had to go through to buy the first house? वो ना जी बड़ा मतलब गोल्डन टाइम है। कोई भी चीज है, आपकी पहली गाड़ी, पहला घर, चाहे आपका वो पहला जॉब, ये सब चीजें ना आपको बड़ा याद करवाती हैं कि कैसे लेना है। और वो पहली वाली चीज होती है ना, सबसे मुश्किल होती है। पहला जब मैंने वही घर लेने का सोचा जी, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगा के ओवर टाइम कर के मतलब घर बनाया अपना। बड़ा प्यारा सा घर, क्योंकि वहां पे परिवार रहते हैं ना सर। एक तो होता है कि यार ले लिया चलो हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी वो घर पे मैं कुछ नया लेके ही नहीं आया। चाहे वो सोफा है, बेड है, वो जब से मैंने घर लिया वही रखा हुआ है, क्योंकि वो सबसे ना मेरा प्यार पड़ गया है ना। तो वो लेने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। बीच में थोड़ी सी टैक्सी ड्राइविंग करी। जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। तब यही था कि माइंड सेट था कि यार 2 पैसे कमाने हैं और कुछ लेना है, कुछ करना है। आज भगवान की दया से सब कुछ है जी। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करता जी ये शेफ का जॉब ही चलता रहा। फिर मैंने नाइट शिफ्ट छोड़ा, क्योंकि मेरा थोड़ा बॉडी सेट नहीं रह पा रहा था, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। जब नींद ना पूरी होए तो कोई गलत ना हो जाए काम। एक बार तो ऐसी हुआ कि मैं गाड़ी लेके आया, स्टॉप पे रुका, नींद में दूसरी जगह ले गया, पर टचवुड कुछ नहीं हुआ, बच्चा तरह गया सब कुछ। तब मेरे को लगा कि नहीं, बॉडी और नहीं सह पा रही, इसको छोड़ दो। तब मैंने नाइट शिफ्ट छोड़ी, सुबह की 2 पकड़ ली। फिर मतलब छोड़ा नहीं काम, रात की छोड़ी तो सुबह को उठा ली। चलो रात को तो नींद पूरी हो रही है। तब मैं सुबह एशफोर्ड करता था, शाम को मैं फिर जाके मैनुअल कॉलेज करता था। और दोनों शेफ की जॉब? दोनों शेफ की। तब मेरे को एक नाम मिला था फ्लिंडर, अपना सॉरी, जो मैनुअल कॉलेज मैंने काम करा है, वहाँ पे बोर्डिंग हाउस के बच्चे होते हैं जी, उनको मैंने खाना उनका प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। जब इंडियन का खाना होता था, आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं कुछ नहीं, जैसे अभी पेस्ट जो कुछ मिल रहा है आजकल मार्केट में, वो सब नहीं, मैं स्क्रैच से बनाता था। और मैंने ऑथेंटिक, जैसे आजकल मैं बोलूंगा कि 90% इंडियन रेस्टोरेंट में अगर जाओ, आप बटर चिकन ऑर्डर करते हो, वो ऑथेंटिक नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि नहीं कोई करता। वो डब्बे के टिन खोले, डाल दिया जी, टमाटर भी डब्बे टिन वाले। मैं जाके खुद टमाटर अपने हाथ से पिक करके लेके आता हूँ कि यार ये अच्छे टमाटर, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। उसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम बचाएंगी आपका और पैसे बचाएंगी। टाइम बचाएंगी, वो जो टिन वाला है वो जल्दी गल जाता है, जो फ्रेश है उसको टाइम लगता है। एक्चुअल में मैंने अपने शेफ टाइम पे ये सीखा था कि जो बटर चिकन ग्रेवी, उसको मखनी ग्रेवी बोलते हैं ना, जो उसमें बढ़ता है हनी और लोग डालते हैं शुगर। कहते काम तो एक ही है, पर नहीं, वो बहुत डिफरेंट है। हनी का टेस्ट और शुगर का टेस्ट डिफरेंट रहेगा। तो मैंने वो स्क्रैच से बना के स्टार्ट करा मैनुअल कॉलेज में। जब वो चीज स्टार्ट करी, मेरे को बच्चों ने नाम दिया अमर्स बटर चिकन। वो जब हमारा मेन्यू बनता था पर मंथ का, तो एवरी वीक वंस अ वीक देयर शुड बी अ इंडियन मेन्यू। बटर चिकन बनता ही बनता था। और उस पे मेरा शेफ भी लिखने लग गया था वहां पे, अमर्स बटर चिकन। तो मेरे को तब लगा कि यार कुछ करना चाहिए अभी आगे। तो धीरे धीरे करते करते जी मैंने स्टार्ट करा अपना फूड ट्रक एक।
ओके, ये फूड ट्रक आपने कब शुरू किया? फूड ट्रक मैंने स्टार्ट करा 2019 कोविड से पहले। ओके। तब मैंने सब कुछ, क्योंकि कोविड स्टार्ट होने वाला था, बच्चों की छुट्टियां थी, सब कुछ बंद हो गया, तो मैंने को लगा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, अभी थोड़ा बंद पड़ा है, थोड़ा धीरे है, तो मैंने जी एक ट्रक खरीदा, फूड ट्रक। वो कैरावैन कन्वर्टेड इनटू अ फूड ट्रक है। ओके। तो उस पे मेरे को परमिशन बहुत कुछ है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। तब मैंने वो फूड ट्रक स्टार्ट करा था हाईवे होटल पे। ओके। हाईवे होटल ऐसी एनजिक हाईवे कॉर्नर मैरिड पे। तो वहां पे मैंने उनसे बात करी, वो बोलते कि वी गिव यू परमिशन। तब उस टाइम पे बिल्कुल खाली होता था हाईवे के सामने, तो मार्केट बहुत बढ़िया बन गई। हाँ। मेरे को वहां पे परमिशन मिली रात की जी, कि आप रात को सर्व करो। तो मेरे को फ्राइडे सैटरडे संडे 3 नाइट्स में वहां पे ट्रक लगाता था अपना जी। पहले दिन जिस दिन गया, इतनी बारिश, मतलब गाड़ी का वाइपर भी पूरी तेज चल के भी दिख नहीं रहा था कि इतनी बारिश हो रही। पहले मन बेईमान हुआ कि चलो छोड़ो, फिर नहीं लगा कि नहीं यार, ये भगवान ना आपको कुछ देख रहे हैं कि आप टेस्ट कर रहे हैं, कि आप अपने स्ट्रगल टाइम पे हो चाहे नहीं हो, कि आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे। तब मैंने वहां पे ट्रक लगाया। रात को मैंने, शाम को मैंने 8 बजे लगाया, रात के 8 बजे, सुबह 2 बजे तक। और वो पहला दिन मैंने $10 कमाए थे पूरी रात में? पूरी रात में। मैं और मेरी वाइफ, सिर्फ एक चीज बिकी? एक चीज बिकी, वो $10 की। तो वो जो $10 थे ना जी, आज वो 10 ने मेरे को कहां तक लेके आया ना, मतलब मैं वो उसको मैं अच्छा गिनता हूँ कि यार ठीक है, मेरे को वो मोटिवेट हुआ कि मैंने इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोग, कोई तो मेरे पास आया। अगर यार एक आदमी आ सकता है ना, तो कभी और ना भी आ कभी सकता नंबर बढ़ेंगे। फिर आज- दूसरे दिन आप फिर से गए? वो मैं सिर्फ वीकेंड पे लगाता था, तो हाँ। फ्राइडे था, सैटरडे भी गया, संडे भी गया। अच्छा 10 पहले दिन के याद है, उसके बाद मेरे को आज तक याद नहीं मैंने कितने बना लिए। अच्छा। उसके बाद सब कुछ ऐड ऑन होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी, हाँ। कि अपने आप से डेडिकेट रहो कि मैंने ये करना है। अगर ये सोच के जाऊंगा ना कि मैंने पैसे कमाने जाना है, तो कभी कुछ आएगा ही नहीं। ये सोच के जाना कि मैंने लोगों से बातचीत करनी है, लोगों का प्यार जीतना है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 ट्रक हो गए, और वो 1 से 3 कब हुए मेरे को पता ही नहीं लगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मतलब वो लिए पैसे लिए, पैसे investment पैसे लिए। किसी से उधार नहीं मांगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, हाँ, लोन ट्रक नहीं से लिया। ट्रक नहीं हाँ। लिए, और कोई लोन नहीं लिया। हाँ, वो सारा दे के फिर ट्रक उठाया है। बहुत सही। मतलब सबके टच वुड की ये सब जर्नी इतनी, मतलब सफलता टाइम पे आके पता लगता है। ये खुद को नहीं पता लगता है, दूसरों से पता लगता है हमें। अच्छा यार मैंने ये कर लिया। हाँ, फिर होता जाता है। 2019 से ये ट्रक का स्टार्ट किया सफर, और आज तक थम ही नहीं रहा मेरे से, और मैंने थमाना भी नहीं है। हाँ, आज मैं मजा आ रहा है। काउंसलर भी हूँ, हाँ, पर मैं वो चीज नहीं छोड़ूंगा। I want to talk more about starting a food truck. ये actually फूड ट्रक है ना, मुझे भी पर्सनली बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कितना, मतलब जैसे कैरावान को चेंज करवा सकते हो, फूड ट्रक भी खरीद सकते हो, सेकंड हैंड भी मिलती है, गम ट्री पे भी मिलती है। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट, जैसे किसी को अपना फूड ट्रक शुरू करना हो, सो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? सर पहला तो ये होना चाहिए कि आपको कौन सा टाइप का ट्रक चाहिए। ओके। अभी जैसे अब तो बहुत मार्केट में ट्रक आ गए। हाँ। जिस टाइम में मैंने स्टार्ट करा था, मेरे को तो दिखता ही नहीं था कि 2 या 3 ट्रक होते थे उस टाइम, डिफरेंट क्यूजन के। तब उस टाइम पे एक इंडियन था, दूसरा मैंने लगाया था इंडियन ट्रक। अच्छा। और जो वो पहला ट्रक है जी, वो बड़े बड़े जगह पे जाता है वो ट्रक, नाम नहीं लूंगा, वो हाँ। डिस्क्लोज हो जाएगा सबका ऐसा। हाँ। तो वो ट्रक से मैंने इंडियन स्टार्ट करा, और मेरा मेन्यू बड़ा 4 चीजें थी, पफ पेस्ट्री, चिकन पेस्ट्री, हाँ। ये सब। जैसे इंडिया में वो पफ आते थे ना, वो हाँ। चीज के थे, ओके। समोसा या चिकन का आइटम, 4 आइटम हाँ। था। फिर इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है जी, काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है ओके। कि आप ट्रक अगर आपने लिया है तो उसको कौन सा कर रहे हो, उसके अंदर जितने भी अप्लायंस है वो सर्टिफाइड होने चाहिए, ओके। उसके अंदर एग्जॉस्ट होना चाहिए, वो सब कुछ था उस टाइम पे। तो अगर किसी को नहीं पता कि जैसे जैसे मैं मेरी बात करूं, हाँ जी, फॉर एन एग्जांपल, मुझे अपना फूड ट्रक डालना है। ओके, मुझे पता है कि मैं ये 5-6 चीजें वो बढ़िया बनाता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल और मुझे खुद का फूड ट्रक डालना है, क्योंकि रेस्टोरेंट के पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के। बिल्कुल बिल्कुल, है वो ना? ज्यादा बड़ा खर्चा। हाँ, ज्यादा खर्चा होता है। फूड ट्रक इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, है ना? और आपने जैसे वीकेंड का बताया, वीकेंड से भी शुरू कर सकते हैं। सो आई एम समबडी हु कुक्स 3 or 4 थिंग्स रियली गुड, और मुझे ट्राई करना है फूड ट्रक डालने का। हाँ जी, हाँ जी।
तो फिर नेक्स्ट चीज इज कि जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे फूड ट्रक बिकती है, हाँ जी, हाँ जी। गम ट्री पे फूड ट्रक बिल्कुल, बिकती है, बिल्कुल। पर मुझे नहीं पता कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो- इसके लिए सबसे पहले बात होती है जी, आपको वो चेक करना कि वो जो ट्रक आप जो भी ले रहे हो कि वो रजिस्टर्ड है कौंसिल के साथ। ओके कौंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके पास एक नंबर होता है, वो आपको देते हैं ओके कि नहीं तो कि ये होता है कि आपने ले लिया, बाद में वो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा, एक धोखाधड़ी ना हो जाए। तो वो सबसे पहले आपने चेक करना कि कौंसिल से पूछ के कि मैं ये ट्रक ले रहा हूँ, कि ये मेरा है, मेरा ये प्लान है। तो कौंसिल आपकी बहुत हेल्प करती है उस टाइम पे ओके कि यार ये आपने ऐसे ऐसे लेना, आपको ये अप्लायंस चेक करने हैं और वो अप्लायंस रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके कि ये ना हो कि अपने अगर घर से अगर एक कैटल उठाई है, आप एक के मार्ट से कैटल ले आए, घर पे लगाई, नो प्रॉब्लम, घर पे यूज कर रहे हो। वही कैटल अगर आप फूड ट्रक पे लगा रहे हो, टेस्ट एंड टैग होनी चाहिए। भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए, वो कुछ उड़ जाए, फायर हो जाए, तो नथिंग, यू गॉट नॉट गोना गेट एनीथिंग। अगर वो रजिस्टर्ड है, आपने टेस्ट एंड टैग है, वो सब कवर करेगा, इंश्योरेंस कवर करता है। ओके सो दूसरी बात, हाँ। उसमें पब्लिक लायबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इंश्योरेंस, वो पब्लिक लायबिलिटी डिफरेंट होती है। अभी जैसे हर काउंसिल का कॉन्सेप्ट है कि नॉट लेस देन 20 मिलियन, वो इंश्योरेंस आपके होना पास जरूरी है कि कल को अगर कुछ ना हो, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो वो आप कवर कर सकते हो वहां से। ये जो काउंसिल की बात कर रहे हैं, ये काउंसिल होता क्या है? बिकॉज इंडिया में तो मुझे ये काउंसिल का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, है ना, क्योंकि कोई ना कोई जानता है, हम काफी यंग होते हैं, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट की। तो ये काउंसिल है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस काउंसिल और काउंसिल का रोल क्या होता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे मैं सिटी ऑफ मैरिन का रहने वाला हूँ जी। सो एडिलेड एक सबब है बड़ा सा। हाँ, एडिलेड एक शहर हो गया जी, हाँ, उसमें सबर्ब है जी। मैरिन जैसे सबर्ब हो गया, हाँ, मेरा सबर्ब है पार्को। ओके तो हमारी जो काउंसिल है, काउंसिल एरिया है, वो सिटी ऑफ मैरिन पड़ता है। ओके तो क्योंकि मेरे पास फूड ट्रक है, तो उसकी इंस्पेक्शन होगी एवरी ईयर। ओके वो काउंसिल के जो स्टाफ होते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर्स, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं। उसको लेने के लिए आपके पास जैसे जाना पड़ेगा काउंसिल में, उनसे बताना पड़ेगा कि मैंने ट्रक लिया है, ऐसे ऐसे फूड ट्रक, तो उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाना है। वो आके चेक करेंगे पहले कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। जैसे अप्लायंस नंबर आते हैं, वो सब चेक करेंगे प्रॉपरली। हर चीज डीपली होता है सर, ये नहीं है कि आपने लिया और रख दिया, ऐसा नहीं है। तो वो आपको एक फूड नोटिफिकेशन नंबर देंगे, उसको FPN नंबर बोलते हैं। तो आप उसको, वो आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पे रहेगा ट्रक, कहाँ पार्क कर रहे हो। अगर आप काउंसिल के साथ बिजनेस करोगे, वो आपको छोटी छोटी साइट्स देते हैं ओके कि ये एरिया में ट्रक लगा सकते हो, वो एरिया में ट्रक लगा सकते हो। प्राइवेटली अगर ट्रक लगा रहे हो कहीं भी, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए काउंसिल से। ओके वो उनका पार्ट होता है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे घर के आगे ट्रक लगा लिया, चाहे वो मेरे घर का ही एरिया है, पर काउंसिल का अप्रूवल फिर भी जरूरी है, ओके क्योंकि वो आप बिजनेस कर रहे हो वहां से। कोई भी बिजनेस कहीं भी एरिया से करो, तो वो नोटिफाई करना ही पड़ेगा आपको काउंसिल। ओके सो जस्ट गोइंग बैक टू द 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज कि आपका जो फूड ट्रक है वो और उनके जो अप्लायंसेस है, हाँ जी, वो दोनों चीज काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होनी होना चाहिए। चाहिए। हाँ जी, फिर मैंने जैसे एक लोकेशन ढूंढी है हाँ जी, जहाँ पे मुझे डालनी है, मुझे लगेगा बढ़िया चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बट मुझे पता नहीं है वो किसकी है, हाँ जी, या फिर मैं इधर डाल सकता हूँ फूड ट्रक या नहीं डाल सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें किसकी हेल्प लगती है? वो पहले तो जो प्राइवेट ओनर है, जिसकी भी लैंड है, फॉर एग्जांपल किसी का प्लॉट पड़ा है जी, आपको लगा कि ये अच्छी लोकेशन है और वहां पे आपका बिजनेस चलेगा, वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसका प्लॉट है, ओके या किसकी जो भी लैंड है, लैंड ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आपसे सेटलमेंट हो गया कि चलो जी XYZ आपसे अमाउंट लेंगे, आप ऑपरेट करिए, नो प्रॉब्लम, आपने सेटअप करना है। फिर आपको उसके बाद काउंसिल में अप्रूवल डालनी पड़ेगी, ओके कि ऐसे करके मेरा ये नाम का फूड ट्रक है, सिटी ऑफ XYZ काउंसिल से अप्रूव्ड है, पर मैं यहाँ से बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो, अब जैसे मेरा सिटी ऑफ मैरिन से है, अगर मेरे को किसी और काउंसिल में जाके बिजनेस करना है, तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स दूसरी काउंसिल को प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि मेरा ये काउंसिल के साथ अप्रूव्ड है, पर मैं बिजनेस आपके एरिया में कर रहा हूँ। ओके तो फिर वो आपको आके इंस्पेक्ट करेंगे कि ठीक है जी, ये सेफ है आपके पास। उसमें वो देखेंगे कि पहले बात की वाटर की, जो डर्टी वाटर का कैसे सिस्टम है, और आपका कितने की सीटिंग है, कितनी पार्किंग है, वो सब उन्होंने चेक करके आपको परमिशन दे रहे हैं। ओके और जैसे हमें पता नहीं हो कि काउंसिल की जरूरत क्या क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, सो कैन वी अप्रोच द काउंसिल
आपको वो सबकी सब्जी ना कौंसिल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके। आपने सिर्फ करना है वेंडर करके डाल देना है, हाँ। जब फूड ट्रक डाल दो हम्म, सर्च ऑप्शन में, हम्म, वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे हम्म, कि टू प्लेट से लेके एंड तक क्या कुछ चाहिए होगा आपको, ओके। सब आएगा। और हर काउंसिल की हाँ जी। वेबसाइट रहती है। और एक आपका एक और क्वेश्चन था कि लेना कैसे चाहिए ट्रक। हम्म, आजकल इतनी कंपनी है ना सर कि आप हम्म। पहले तो सर्च करो कि ये कौन कौन सी कंपनी कितने कितने का बना रहा है। हम्म, अगर कहते हैं ना, हम अगर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट कौन सा दुख रहा है, हम्म, और ये कि आपने लेना क्या है। तो आप उसी बंदे के पास जाओ, पता करो कि इतने का ट्रक बन रहा है। हम्म, अगर पुराना आपको मिल रहा है जी 80,000 में और नया बन रहा है 85 में, तो नया लो। हम्म, तो अगर वो आपको पुराना मिल रहा है 40 में, नया लग रहा है इतने में, हम्म, कितना पुराना है, क्या वर्थ है, वो आपको देखना है। फिर वो जो आजकल नए आ रहे हैं ना ट्रक बन के, वो सारे काउंसिल से अप्रूवल लेके फिर आते हैं बाहर। पहले क्या होता था, पहले हम लोग परमिशन लेते थे काउंसिल से कि ये अप्लायंस लगाना है, हमें ये चीज देनी है। ओनली अप्लायंस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको फ्रायर लगाना है फॉर एग्जांपल, वो फ्रायर भी वो लोग खुद अपनी काउंसिल से रजिस्टर करा के देंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन आपको पूरी एक फाइल मिल जाएगी, आपने जाके जिस काउंसिल में काम करना है, जिस काउंसिल में रजिस्टर कराना है, वो पूरी की पूरी फाइल उनको दे देनी है कि ये हमारी फाइल है, ये सारे अप्लायंस हमारे टेस्ट एंड टैग्ड है और ये अप्रूव्ड बाय काउंसिल भी है। ओके। तो फिर वो इजी रहता है, रेदर देन कि रोज रोज चक्कर काटने से अच्छा है कि वो सीधा कंपनी से लो। सो आपने काउंसिल से परमिशन ली, हाँ जी, आपके अप्लायंसेस टेस्टेड एंड टैग टैग थे, है, हाँ जी, हाँ जी, और फिर आपको लोकेशन मिली, हाँ जी, हाँ जी, और आपने उधर एक Location फ्राइडे डाली। को हाँ जी, जाके फूड ट्रक डाला। फूड ट्रक डाला। हाँ जी। ओके। फिर फिर हाँ। जो अब मैं वापस जाऊंगा अपने पास हाँ। फिर से कि जहां से मैंने स्टार्ट करा। हम्म, फिर आ गया जी कोविड। हम्म, कोविड में फिर मैंने ओ, बंद करना पड़ा। फिर मेरी इनकम हो गई बिल्कुल ही जीरो। सोचते थे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा अभी, पर थैंक्स टू द गवर्नमेंट की, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफी हेल्प करी हमारी हम्म, कि उस टाइम पे इन्होंने वो इंटरेस्ट रेट बंद कर दिए थे कि नहीं कोई ऐसा नहीं जाएगा। जितना स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा नहीं, पूरे वर्ल्ड का ही चल रहा था उस टाइम। बहुत कुछ हुआ, सबने देखा। फिर जी उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे खुलने लगा, मैंने अपना ट्रक फिर वापस से निकाला बाहर। तो उसके बाद मैंने ट्रक लगाया जी, हमारा एक इंडियन स्टोर है नमस्ते इंडिया, एनजिक हाईवे पे, अगर आपने सुना हो कभी। तो उसके पीछे मैंने स्टार्ट करा सिर्फ संडे संडे को स्टार्ट करा जी। सुबह दोपहर को जैसे 11 से लेके 2 बजे तक। ओके। धीरे धीरे लोगों को पता लगा ट्रक के बारे में, लोग आने लगे। फिर टाइम बढ़ाया, फिर दिन बढ़ाए, फिर जगह ही बढ़ानी पड़ी। अच्छा। फाइनली अभी एक और नई लोकेशन पे थे हम लोग। हाँ। अभी वहां से हमारे से इतना काम होता है कि लोगों का प्यार इतना है कि लोग आते हैं और रिपीटेड कस्टमर आते हैं। मैं कभी कभार अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं बाहर खाने जाता हूँ, मेरा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं वहां पे महीने में 1 बार या 2 बार जाऊंगा। मैंने ऐसे कस्टमर देखे जो कि हफ्ते में 2 बार आते हैं सर। अरे वाह। ये मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, ये प्यार है, ये क्वालिटी ऑफ योर फूड और सर्विस, ये 2 चीजें कभी गिरनी नहीं चाहिए। वाओ। सो अभी फुल टाइम यू मैनेज दिस हाँ जी, डिफरेंट फूड ट्रक्स हाँ जी, एंड केटरिंग, केटरिंग्स, यस। बट इसमें से हाउ डिड यू गेट इनटू पॉलिटिक्स? बिकॉज जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया, you not only are into hospitality business but you are also a counselor, जिसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, जिसके लिए प्रचार करना पड़ता है, लोग आपको वोट करते हैं। So yeah, can you explain the story? ये मेरे को ना कभी कभार खुद क्वेश्चन जो पूछा ना, ये क्वेश्चन आज तक मेरे में भी ये है, ये हुआ कैसे। हाँ। एक बार ऐसे मैं मतलब जॉब करके आया था, ट्रक से वापस आया, बैठे इलेक्शन टाइम स्टार्ट होने वाला था। This is in 2021. 2022 की बात है। 2022 की बात है। तो मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़ने हैं यार, बोल दी लड़ दो जीत जाओगे। मैंने बोला कोई जानता भी नहीं है यार, तो कोई जान पहचान, चलो सिर्फ फूड ट्रक आपकी थी सेम एरिया में? दैट टाइम ओनली फूड ट्रक, और कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब मैंने छोड़ दिए थे। मेरा फूड ट्रक के साथ ही मेरे को लगता है कि आपका घर चलना चाहिए और अच्छे से चलना चाहिए। 2 रोटी अगर दोपहर और शाम को अच्छी खा रहे हो ना जी, इससे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है। पैसे इकट्ठे करते रहो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो मैंने ट्रक से स्टार्ट करा, ऐसे बैठे थे, बातचीत चली घर पे। कहते इलेक्शंस, मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करा, कहती हाँ लड़ लो। आई रिंग माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बोले क्या यार किधर क्या घुस रहा है अभी, तू अच्छा भला तेरा ट्रक चल रहा है, तू काम कर रहा है, तो
खुश रहना चाहिए। मैंने बोला खुश तो मैं हूँ, पर मेरा मन करता है कि लोगों की हेल्प करना। कोविड से लेके आज तक, आज की डेट में भी ना जी, हमने ना ये लगाया हुआ फूड ट्रक पे, खाना फ्री नहीं है, वो एक्चुअली में बहुत एक्सपेंसिव रहता है। एक्सपेंसिव कैसे है कि वो खाना अगर कोई लेने आ रहा है ना, वो जो आपको देके जा रहा है ना रिटर्न में, वो कोई चीज ना मिल ही नहीं सकती, वो है ब्लेसिंग्स। मेरे को काफी लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो वो चीज मैंने फूड ट्रक के आगे बोर्ड लगाया हुआ है जो कि फ्री मील्स, बिकॉज कोविड के वजह से आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे पास कभी काफी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो क्लाइंट्स नहीं बोलूंगा, वो भगवान के बंदे ही हैं जी। काफी डिसेबल पीपल भी आते हैं, कोई जैसे ओरिजिनल्स निकल रहे होते हैं, आके खाना मांगते हैं, दे देता हूँ मैं खाना। तो हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा तो लंगर ऐसे चलते हैं जी, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। अगर 2-4 प्लेट दे भी दी ना, वो जो ब्लेसिंग्स दे के जाएंगे ना जी, जितना कमा रहे हैं उससे वो डबल आता है ब्लेसिंग्स जब मिलती है। तो अब मैंने स्टार्ट किया ऐसे प्रचार करना। मैंने दोस्तों से बात करी, वो कहते चलो हो जा खड़ा, देखी जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है जी। फिर मैं जब स्टेप रखा, फिर उसको थोड़ा समझना करा कि कैसे होता है कौंसल। कभी लड़ाई नहीं, कभी मैंने तो कौंसल की वोटिंग डाली थी आज तक। अच्छा, मैं इवन तो मैं सिटीजन था, मैं क्योंकि ये कंपलसरी वोटिंग भी थी, ओके, तो पता नहीं था कि ये काउंसलर भी कोई होते हैं। तब मैंने पहली बार जब स्टेप रखा और मेरे को जब पता लगा धीरे धीरे कि ये इनका क्राइटेरिया है, अब सिटीजन होना चाहिए ना, वो जरूरी है, तो मैंने पुराने काउंसलर से बातचीत राफ्ता करा। तब मेरे को पता लगा कि ये जो काउंसलर, सिटिंग काउंसलर था पिछले 16 साल से, वो मेरे एरिया काउंसलर है। 16 साल से। वाह, मेरे को पता नहीं है वो काउंसलर भी था 16 साल से। वो डिप्टी मेयर भी रहा है, वो आज की डेट में अभी डिप्टी मेयर बने, इलेक्ट हुए। ओके, तो हुआ, स्टेप रखा जी, प्रचार शुरू करा। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे, ये चमत्कार है बस, ये समझ लो, मैं चमत्कार ही समझता हूँ इसको, कि लोगों ने इतनी वोट डाली, 950 वोट मेरी निकली जी वहां से, फर्स्ट प्रेफरेंस की। जो वोटिंग अंदर काउंट कर रहे थे, वहां पे जो मेरे अंदर गए थे मेरी तरफ से, जो काउंटिंग कर रहे थे, वो मेरे स्टाफ से, बंदे से पूछ रहे हैं कि यार ये मिस्टर सिंह कौन है, ये कितनी बार इलेक्शन लड़ चुका है। कहते हैं फर्स्ट टाइम। कहते नहीं मान सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी वोटिंग निकल रही है ना, वो ऐसे लग रहा है सेकंड या थर्ड टाइम खड़ा हुआ है। लोग जानते हैं इनको। लोग, मेरे को पता नहीं था कैसे हुआ है। तो आपने डिसाइड किया कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, फिर आपको पता चला कि जैसे काउंसिल होता है उनके हर सिटी ऑफ, जैसे सिटी ऑफ मैरियन है, उसमें कुछ काउंसलर्स होते हैं, यू नो 5-6 डिपेंडिंग ऑन द सिटी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिटी ऑफ मैरियन का जो एरिया है, वहां पे 12 काउंसलर प्लस 1 मेयर होते हैं जी। ओके, 12 काउंसलर होते हैं जी, 6 डिफरेंट एरिया से। जैसे मेरा वार्ड है, उसका नाम है मुल्लावीरा वार्ड, उसमें 4 सबर्ब पड़ते हैं हमें। ओके, एक वार्ड से 2 काउंसलर बनते हैं। ओके, सो जस्ट टू ब्रेक दिस डाउन, जैसे एडिलेड पूरा शहर है, हाँ जी, उसके अंदर बहुत सारे सबर्ब्स हैं। हाँ जी। सो एक जो मेयर है वो पूरे शहर का नहीं देख सकते, इसलिए डिफरेंट सिटीज डिवाइडेड होती है। हाँ जी, जैसे सिटी ऑफ मैरियन है, उसके अंदर कुछ सबर्ब्स होंगे। हाँ जी। सो पूरा शहर ऐसे डिवाइडेड है, पूरा डिवाइडेड। सो सिटी ऑफ मैरियन हो गया, सिटी ऑफ एडिलेड हो गया, ऐसे डिफरेंट हो गए। उनके इलेक्शंस उधर होते हैं, और उनके जो काउंसिलर होते हैं वो सिटी में वो कुछ सबर्ब्स है, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो उनका ख्याल रखते हैं। एंड देन दे रिपोर्ट टू मेयर ऑफ एडिलेड। नहीं, वो हमारे एक अलग से मेयर है जी। ओके, जैसे सिटी ऑफ मैरियन का अलग से मेयर है, सिटी ऑफ चार्ल्सटन से अलग से मेयर है, उनके अलग काउंसलर है। ओके, हमारा एक लॉर्ड मेयर है, वो सिटी ऑफ एडिलेड का होता है। और वो जो मेयर होते हैं वो सिटी ऑफ एडिलेड के, जैसे अभी हम सिटी ऑफ एडिलेड में बैठे हैं जी, यूनिवर्सिटी में, ये सिटी ऑफ एडिलेड का एरिया है जी। और जो इसका मेयर होगा उसको बोलते हैं लॉर्ड मेयर। ओके, वो सबसे मेयर बड़े होते हैं। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ द बेसिक सिटी लेवल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, हाँ जी। सो जब जैसे हमारे इंडिया में हम बोलते हैं पंचायती इलेक्शंस, ओके, बिल्कुल सेम है वैसे। वहाँ पे जैसे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जी, वहाँ पे अलग अलग वार्ड होते हैं, और वो तो पूरा शहर कवर करते हैं, और पूरे शहर का एक मेयर होगा। और यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे पूरा जो शहर है वो आगे अलग अलग वार्ड्स में बटा हुआ है, मतलब काउंसिल्स में बटा हुआ है, काउंसिल्स आगे वार्ड में बटी हुई है। वो छोटा छोटा करके बनाया ताकि बड़ा प्रेशर ना पड़े, तो वो डिफरेंट तरीके से बना। ओके, सो देन यू डिसाइडेड कि आपका जो सिटी ऑफ मैरियन है, हाँ जी, उसमें आप इलेक्शन लड़ोगे। इलेक्शन लड़ेंगे। हाउ मेनी इंडियंस
fight elections on a councillor level, and how many got elected in your time? मेरे टाइम पे जी अराउंड 60 कैंडिडेट्स थे अलग अलग काउंसिल से. Okay, Indian. इंडियन, Hmm. जस्ट इंडियंस की बात करूंगा, अलग अलग काउंसिल से. तो वो उसमें से हमारे टोटल जो इंडियन काउंसिलर्स आए हैं वो बन के हैं 6 जी. अच्छा, only 10% people got elected. 6 और 60 जैसे Out of Indian 60 like, कैंडिडेट्स अराउंड 60 हो सकता है, 55-60 हो. तो हाँ, वो उसमें से 6 टोटल आए हैं जो इस बार के सिटिंग काउंसिलर्स हैं, और वो भी सब अलग अलग काउंसिल में हैं. जैसे मैं इकलौता सिटी ऑफ मैरियन से हो गया जी, सिटी ऑफ वेस्ट ओरेगन से एक काउंसिलर जी हैं हमारे, वो इवन दो सेकंड टाइम इलेक्टेड है. ओके सुरेंद्र चाहल जी है. ओके. फिर हमारे हैं जी कमल भगत सिटी ऑफ मिच्चम से हैं. अच्छा तो ऐसे ऐसे अलग अलग है. एक हमारे जो काउंसिलर हैं पोर्ट अगस्ता से हैं, उनका अच्छा. नाम है सनी सिंह. अच्छा. वो दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं. ओके. सनी सिंह और सुरेंद्र चाहल जी, अच्छा, ये दो वो ऐसे दोनों इकलौते दो- हैं जो दूसरी बार इलेक्ट हुए. ये अच्छा. बहुत बड़ी बात है. और ये कितनी लंबी टर्म होती है? ये 4 साल की होती है. 4 अच्छा. साल की टर्म होती है. ओके, सो ये हो गए काउंसिल इलेक्शंस. हाँ जी, हाँ जी. फिर स्टेट इलेक्शन भी होता है हाँ और जी. फेडरल इलेक्शन भी होता हाँ है. जी, हाँ जी, बिल्कुल. तो स्टेट इलेक्शन को उसमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, हाँ जी, हाँ जी. पर वो MP स्टेट लेवल के होते वो हैं. स्टेट लेवल के. और फिर फेडरल लेवल के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो स्टेट लेवल पे ज्यादा इंडियन पीपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं? ये आज तक ऐसा मेरे ख्याल में पूरा मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें मैंने हम्म. कभी नहीं सुना. हम्म. पर हम चाहते हैं कि हमारे लोग ऊपर आए, हम्म. और आना भी चाहिए कि जिस हिसाब से हमारे मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम्म. मतलब काफी कुछ प्रॉब्लम्स है हम्म. जो हमें एड्रेस करनी चाहिए ऊपर जाके. हम्म. वो काउंसिल लेवल पे जाके आप नहीं कर सकते. हम्म. तो काउंसिल शुरुआत है, काउंसिल शुरुआत है, बिल्कुल हाँ. शुरुआत है. पर उसके पर ऊपर जो इश्यूज जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं. जैसे हम्म. इमिग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम्म. जहाँ कुछ वीजा का इशू है, हम्म. वो सब अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है. जो काउंसलर्स भी का काउंसलर्स हमें काउंसिल का काम देखना है. हम्म. वो होता है जैसे कि आपके स्ट्रीट में कुछ इशू हुआ जी, जहाँ कुछ कोई आपको फंक्शंस करवाने हैं, उसमें छोटे छोटे मतलब जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो हम सॉल्व करवा सकते हैं. हम्म. पर जो आउट ऑफ द ट्रैक, लाइक फॉर एग्जांपल बात करूंगा जी, वीएफ ऑफिस रहते हैं एडिलेड में हमारा, हम्म. तो उसका इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस हमारा सिडनी में है. हम्म. उसके इश्यूज भी मेरे पास बहुत आते हैं, हम्म. और मैं हैरान होता हूँ सुन के कि यार ये सब कुछ हो कैसे रहा है हम्म. कि हमारे मतलब ऑस्ट्रेलिया में रह के हमारे काम कम हो रहे हैं इंडियंस के इंडियन ऑफिस में. हम्म. तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ का सिस्टम अच्छा है. हम्म. यहाँ पे अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है ना जी, वेरी इजी. यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, गेट द फॉर्म, फिल इट आउट, हैंड इट ओवर टू द VFS ऑफिस. नहीं, अगर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का बात अच्छा, है ऑस्ट्रेलिया. तो आपको वो जाके वापस पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना है. हम्म. If there is any kind of a mistake, like one mistake or two mistake, what they will do, they will put a whitener and खुद ही write it down again. They will tell you to do initials and done. हम्म. अगर आपको कोई इंडियन, हम लोग जैसे इंडियन नहीं होते, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर जैसे मेरा एक्सपायर For हुआ था example, और हाँ. मुझे तो आपको हाँ. कितने चक्कर मारने पड़ते. पहले आपको टाइम नहीं मिलता, फोन Time- नहीं लगता फोन उनका. नहीं उठाते जी. मेरे पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स है लोगों की हम्म. कि सर हम वीएफ ऑफिस जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया. तो चलो जी, अगर उन्होंने अंदर ले भी लिया, हम्म. फिर उनको बोलते हैं कि ये गलत है जी, दोबारा से सारा फॉर्म दोबारा से भर के लेके आओ. और एक चीज है, वो सारा फॉर्म टाइप करके लेके जाना पड़ता है. हम्म. और टाइपिंग में क्या है कि अगर आपने 5-7 मिनट लेट हो गए, दोबारा से वो फॉर्म उड़ जाता है, फिर से भरो. हम्म. लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते और हैं. सारे लोग टेक से भी नहीं होता है. बिल्कुल है ना? बिल्कुल. सो नहीं, ये आपकी बात सही है, एंड दिस समथिंग दैट आई हैव आल्सो फेस्ड एंड नोटिस्ड. बट आई वांट टू टॉक मोर अबाउट कि आपके पास, जैसे हमारी बात हुई है इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं आपके पास, हाँ जी. यू नो. सो टॉक टू अस मोर अबाउट व्हाट आर सम ऑफ दोस प्रॉब्लम्स कि जो आपने कॉमन देखे हो, जिससे हमारी ऑडियंस का भी फायदा हो. सर प्रॉब्लम्स तो, पहला प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, रिसेंटली अभी एक मेरे फ्रेंड है, उसके फादर एक्सपायर हुए ऑस्ट्रेलिया में, एंड हिज फादर वाज इंडियन पासपोर्ट होल्डर. हाँ. तो उनकी डेथ हो गई. समझ में नहीं आ रहा, किसी को सिस्टम मालूम ही नहीं है, इवन दो आई आल्सो डोंट नो कि क्या होगा नेक्स्ट. पर हमारी काफी ज्यादा यहाँ पे संस्थाएं हैं
ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियंस लोगों ने बनाई हुई है, तो आपको उनको कांटेक्ट जरूर करना। मैंने कहीं ना कहीं से लेके, मेरे को एक मेरे बड़े प्यारे फ्रेंड है, तो उनसे मैंने बात करी, तो वो ऐसे फ्यूनरल में हेल्प करते हैं। जैसे पहले खालसा एड थी, उन्हीं की टीम में से काफी बंदे जो है वो ऐसे कामों में हेल्प करते पूरा। फिर तब हमने सब कुछ करा जी, वो बंदे की हेल्प करी एंड एवरीथिंग सॉर्ट आउट वेल। अभी वो इंडिया गया था एशेस लेके अपने फादर की, बैंक में कुछ काम था, जो डॉक्यूमेंट्स थे चाहिए थे, वो बेचारे ने मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल करा। कभी वो मेरे को फोन कर रहा है कि भैया हेल्प चाहिए कॉन्सुलेट से, आई ट्राई रिंगिंग कॉन्सुलेट, मैंने 10 फोन करे कम से कम, कोई रिप्लाई नहीं है जी। और वो बोल रहे हैं कि हमने तो बता दिया। मेरे को इतना अजीब फील लगा कि आज वो सिचुएशन ऐसी है कि वो बंदा नहीं समझ पा रहा, और हम चाहते हैं कि उनकी हेल्प करें, और हमारी कॉन्सुलेट हमारी हेल्प नहीं कर पा रही। तो वो सब चीजें ना हमें कहीं ना कहीं दुख लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कॉन्सुलेट बुरी है, नहीं। काफी काम हमारे हुए हैं ऐसा। अभी एक रिसेंटली पासपोर्ट इशू था जी, तो वो मैंने एड्रेस करा, उन्होंने फटाफट से मतलब विद इन अ हाफ डे उन्होंने मेरा काम किया। क्या बात है। वो बड़ा मतलब हमें प्राउड भी फील होता है। एक फादर, उसके यहाँ पे लड़का है, उसके फादर इंडिया में तो एक्सपायर हुए, उसका OCI कार्ड नहीं बन रहा था। मैंने VF ऑफिस फोन किया, वो तो नहीं उठाया। फिर मैंने सिडनी फोन करा कॉन्सुलेट जहाँ से बनना था, वहां पे एक थे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट, उनसे बात हुई, उन्होंने फटाफट से वो बना दिया। उन्होंने क्या किया, बोला कि अमर जी ये बन गया, 1 मिनट होल्ड रखो। वो फोन पे मेरे को टिक की आवाज भी सुनाई दे रही है कि उन्होंने लैपटॉप पे उंगली मारी, सही है, हाँ। जब कीपैड पे टच किया, वो बोले अमर जी हमने अप्रूव कर दिया, ये कल तक आप पिक कर लो। मैंने बोला अगर आपने अप्रूव कर दिया तो उसको आज ही पिक करवा दो। तो वो बोले अमर जी इसको प्रिंटिंग में टाइम लगा। मैंने बोला आप प्रिंटिंग करवाओ, मैं यहाँ से आदमी को यहाँ से भेजता हूँ सिडनी। वो बंदा यहाँ से सिडनी गया, तब तक इंडियन कॉन्सुलेट ने वो प्रिंट आउट भी करवा दिया। क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब वो ऑफिस में पहुंचा 4:30 को, तो ऑफिस वाज क्लोज। तो वो मेरे को फोन आया कि ऐसे करके भैया ऑफिस क्लोज हो गया। मैंने फिर वो ऑफिसर को फोन किया, बोले सर नो प्रॉब्लम, हम ऑफिस में ही है, पर हमारा टाइमिंग 4 बजे तक का ही होता है। वो लोग स्पेशल लिफ्ट से नीचे लेके गए, उसको हैंड ओवर किया। आई फील प्राउड यार, वो बहुत अच्छा काम किया लोग कॉन्सुलेट, हाँ इंडियन कॉन्सुलेट ने। तो काफी चीजें हैं, हम हर जगह उनको बुरा नहीं बोल सकते, वो हेल्प करते हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन भी होता है, जैसे उनका फोन ना उठाना। अगर मैं बोलता हूँ अगर आप अभी भी कॉल लगाओगे ना, वो फोन उठाएंगे, वो चला जाएगा वॉइस मेल में। मैंने 12 साढ़े 12 बजे फोन किया उनको दोपहर को, और वहां से मैसेज बैंक पे से आ रहा है कि वी आर ओनली अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 5, सॉरी आवर ऑफिस इज क्लोज। 12 बजे कॉल कर रहा हूँ, और ये ऐसे थोड़ा सिस्टम चेंज करने वाला जो उनको अंदर डीपली देखना चाहिए। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी चीजें चेंज करनी पड़ती है। नहीं बस सही है। सो जैसे अभी आप काउंसलर हो, हाँ जी, ठीक है, यू गॉट इलेक्टेड इन 2022, यू आर सिटिंग इन 2024, 2026 तक आपका टर्म है। व्हाट आई वांट टू नो इज दैट जब भी हम इंडिया से आते हैं ना, तभी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हाँ जी, कि ऑस्ट्रेलिया रेसिस्ट कंट्री है, कुछ हमारे साथ रेसिज्म ना हो जाए, यू नो। और रेसिज्म ऐसी चीज है कि जो हमारे हाथों के बाहर है ना, क्योंकि कोई हमें जज कर रहा है बेस्ड ऑन आवर स्किन कलर, बेस्ड ऑन माय एक्सेंट। सो मुझे ये जानना है कि आप 14 साल यहाँ रहे हो, राइट, गुड बैड सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। सो व्हाट डू यू फील, इज ऑस्ट्रेलिया अ रेसिस्ट कंट्री, या फिर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस बना है जो टुवर्ड्स साइड ऑफ रेसिज्म हो? हम इंडिया में रहे ना, मैं पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ अगर बिहार से भी लोग काम करने आते हैं, जो यूपी से काम करने आते हैं, हम ही रेसिज्म करते हैं कि यार ये हमारी जॉब खा गया, ये हुआ। अब इस कंट्री में भी ऐसा होता है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपको एक्स्ट्रा घंटे करने हैं और आप विलिंग हो करने को, अगर आपको कंपनी दे रही है, दूसरों को लगता है यार इसको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। वो एक बार देंगे, वो करेंगे, दूसरी बार खुद ही मना कर देते हैं वो लोग। और हम लोग ऐसे हैं, हम लोग काम करने को रेडी रहते हैं। तो फिर उनको कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार कि ये बंदे ना सही नहीं है, हमारे जब से ये लोग आए ना, ये हमारी जॉब खा गए। ऐसा कुछ नहीं है सर, जिसको मेहनत करनी है ना वो कर लेगा, और जिसको बोलना है वो बोलेगा। रेसिज्म, मैं अभी सर देखो बीच में मैं काउंसलर भी हूँ,
मेरे सारे डिफरेंट कल्चर के वहाँ पे काउंसलर्स हैं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैंने अभी हाल ही में काम बोला काउंसिल में, जितने काम आज तक मैंने बोले मेरे प्रायोरिटी पे काम करते हैं वो लोग। तो अगर रेसिज्म होता शायद वो मेरे काम ही नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ, मैं इवन दो फर्स्ट टाइम एवर इट्स गोना हैपन, अभी 22 नवंबर को हमने एक मल्टी कल्चरल फंक्शन रखा है वहाँ पे, तो वो पहली बार सिटी ऑफ मैरिड में हो रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि सब डिफरेंट कल्चर के लोग आए, बातचीत करें। जब तक हमें हमारी आदत पता क्या है, अगर हमें जॉब मिल गई गोरों की कंपनी में तो वो रेसिस्ट नहीं है, अगर जॉब नहीं मिली तो वो रेसिस्ट है। तो वो मतलब ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कैसे है, पता ही नहीं लगता रेसिज्म हो कैसे रहा है। कई लोग बोलते हैं यार उसने मेरे को जॉब पे ऐसे बोला। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों इंडियंस है जी, गोरे कंपनी के काम कर रहे हैं, हम दोनों अपनी भाषा में बात कर रहे हैं ना, वो लोग फिर थोड़ा हम पे डाउट करते हैं, यार ये हमारे बारे में तो ये नेचुरल है। अगर आप किसी की तरफ ऐसे देख के और आप वैसी बात करोगे ना, उसको लगेगा वो मेरे बारे में बात कर रहा है और अपनी लैंग्वेज बात कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। कोई ये सोचेगा ही नहीं कि यार सही बात कर रहा है। हो सकता है हम बात उसी के बारे में कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार वो बड़ा सही वर्कर है, अच्छा काम कर रहा है, पर वो सोच रहा होगा कि अच्छा ये हंसा है बीच में ना, तो इसने कुछ गलत बोला है मेरे बारे में। पहली बात बोलूंगा कि जिस कंट्री में आया ना जी, उस कंट्री की कदर करो, उन लोगों की भी कदर करो। वही है जो आज तक हमें यहाँ तक ले आए। अगर मैं बोलूं कि जी रेसिस्ट होते तो शायद मैं ना जीत पाता, और 6 काउंसलर है उनको वोट ना पड़ती फिर तो जी, और भी ऑजी खड़े हुए थे। पर आज भी हम अगर 6 और इंडियंस हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही भेजा है हमें। तो हम लोग, मैं इस चीज को बोलूंगा कि मेरे को कभी ऐसा फील नहीं सही है। हाँ, और these are your experiences। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, हाँ। अभी मैंने टैक्सी भी चलाई है जी, मैं बात करता था टैक्सी में लोगों से, मेरे को अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मतलब अगर कोई आ गया ना, मेरे को लगता है कि ये इंसान हमारा ही है, बस ये हमारा ही बंदा है। कोई भी नेशनलिटी, कोई भी ये नहीं है कि जब से मैं काउंसलर बना जी, बनाया ये लोगों ने, बना था क्या है जी, पर जितने भी अभी फोन आए हैं आज तक, कोई भी कम्युनिटी के, चाहे वो इंडियन है, चाहे नेपाली है, जो कोई XYZ कम्युनिटी है, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि हमारे घर के आगे ट्री इशू है। तो मैं सबसे पहले स्टाफ को ये बोला कि जाके यू हैव टू गो एंड नॉक द डोर, फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, इफ वी कैन डू इट जस्ट डू इट। अगर नहीं हो सकता ना उनको बता दो। अगर शायद वो चीज मेरे साथ नहीं हुई होती उस टाइम पे, सॉरी, तो मैं शायद वो चीज नहीं सीखता। अभी वो सारी चीजें सेम हो रही हैं, वो जाके डोर नॉक करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये ज्यादा है जी, अगर इतना करेंगे ऐसा हो जाएगा, वो उतना ही काट देंगे, पर लोगों को दिखेगा कि हाँ हुआ है काम, और पूछ के किया है। हाँ पूछ के किया है। और सुनवाई सबसे बड़ी बात है जी। जैसे लोग बोलते हैं कि कौंसल ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं भी बोलता था, अब जाके पता लगता है कि सिस्टम है जी, हर चीज को सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। No, what do you think is the difference between living in India and living in Australia? यहाँ पे कर्जा इजीली मिल जाता है। हर चीज कर्जे पे चल रही है ना, घर की किस्तें लगी है 30 साल तक कर्ज लगा हुआ है ना। यहाँ पे लगता है कि स्टाइल अच्छा है यार, महंगी से महंगी गाड़ी पे घूम सकते हो, चाहे कर्जे पे ही है। वहां पे वो सब नहीं है, लाइफ स्टाइल है ना, वो डिफरेंस है। वो हर जगह का अच्छा भी है जी, बुरा भी है। इंडिया जाओ, आपका सारा कुछ हो जाएगा, घूस दी काम हो गया। यहाँ पे वो नहीं होता। वो चीज हमें कभी बुरी लगती है यहाँ पे कि यार अच्छा है यार, इंडिया में पैसे दिए काम तो हो गया, काम फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे इस कंट्री ने सब्र सिखाया है कि सब्र करो और हर चीज मिलेगी, और कायदे कानून सिखाया है। अभी लोग हम लोग इंडिया में ड्राइविंग आप भी कर रहे हो, मैंने भी करी है, चला रहे हैं, कितने पे भी चला रहे हैं, 80, 90, 100, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हम 60 के जोन पे 60 पे चलाते हैं जी, भले ही वहां पे पुलिस वाला नहीं है। क्यों? हम सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे। वो अंदर डर बैठ गया यार, चालान आ जाएगा, चलान आ गया ना अगर इतने का, तो यार $600 तो गए सीधे सीधे। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, आपकी इनकम होगी ज्यादा से ज्यादा 800, 600 का चलान है, गए खत्म। फिर बाकी की किस्तें कैसे निकलेंगी? ये बड़ा मतलब अच्छा है, हम रूल फॉलो कर रहे हैं, हम सिस्टम में आ गए, वो मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है। What is one thing that you miss about India? Food. अब तो ये इतना बड़ा खाना बनाते हो, चाहे खुद बना रहे हैं, पर जो वो सड़क पे मिलता है ना खाना, स्ट्रीट फूड जो है, वो यहाँ पे नहीं है। जितना मर्जी आप टेस्ट करने की कोशिश कर दो, ठीक है जी, आजकल खैर वहां पे भी सेफ नहीं है, वो नहीं है,
और जो हमारा टाइम पे था ना, वो फूड का जो ढाबे पे खाना, एक ढाबे का खाना, एक रेस्टोरेंट का खाना, या 5 स्टार होटल का खाना, आप बोलोगे ना आप 5 स्टार पे काम कर रहे हो, मैं हमेशा ढाबे पे काम करता था। मैंने छुट्टियों में ना ढाबे पर बड़ा काम सीखा, और वहाँ के तंदूरी रोटी खाना खाना वहीं पे, वो अच्छा था, वो चीज मिस करता हूँ। और बेस्ट सबसे ज्यादा अच्छी बात जो थी इंडिया की ब्यूटी, सुबह उठता था ना 4 बजे, तो हमारे ना घर के पास गुरुद्वारा है जी, उनकी आवाज आ रही वहां से, कीर्तन मतलब पाठ चल रहा है, एक मंदिर भी था उधर से भी आनी, चाहे सुबह 4 बजे तक, तब लगता था यार क्या यार ये लोग क्यों नहीं बंद हो रहे। आज वो चीज ना मिस कर रहे हैं कान की, यार वो चीज अच्छी थी कि अच्छा शुरुआत अच्छी होती थी। यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता कि इधर टाइम निकल जाता है, अभी टाइम नहीं मिलता गुरुद्वारा जाने का भी। पर आई केप्ट माई सेल्फ ओनली ऑन मंडेज, लाइक आई हैव टू गो, यहाँ से कुछ सीखा है, यहाँ से मिला है, हमारा रिलीजन है। हाँ वो फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आके चेंज हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार काम ही तो है, काम करके वो भगवान को हम भूल टच छूट जाता है। हाँ, यहाँ पे आके लगता है कि नहीं, काम काम कर्म है, करना चाहिए, तो वो सब धर्म भी चीज important जरूरी है। हाँ, धर्म भी जरूरी है। Awesome. So this is the question that we ask to all our guests. That what is one advice that you will give your younger self? जैसे आप 26-27 साल पे यहाँ पे आ रहे हो, you have a family that is coming with you. अभी 14-15 साल बाद, if you are to give advice to that person, what would it be? सर एडवाइस तो बहुत ज्यादा है, हाँ. पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जिस लाइन पे आ रहे हो, इफ यू आर स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई पहले करो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, तो वो आपकी लाइफ बहुत इजी बनाएगी। सेकेंडली फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा वही स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि वो जो काम कोई भी मिले, फैमिली फीड करना है, वो चीज जरूर आप करो। ये मत सोचो कि मैंने ये जॉब नहीं करनी, वो जॉब नहीं करनी, स्टार्ट के लिए कुछ भी करो, उबर चलाओ, अभी तो बहुत ऑप्शन आ गया, फेसबुक पेज, हमारे टाइम पे फेसबुक पेज नहीं था, अभी तो मेरे ख्याल में 15-20 ग्रुप होंगे, हमारे इंडियन इन एडिलेड, इंडियन इन पंजाब, ये ऐसा सब कुछ है ना, मतलब जो भी ग्रुप है ना उसमें डाल देते हैं हम लोग, जॉब मिल जाती है। पर एक सही चीज पकड़ के, एक सही मतलब बोलते हैं ना कि सलाह लेनी जरूरी है। अभी तो पहले तो बहुत कम लोग होते थे कुछ जानते थे एक दूसरे को, अभी तो एक स्ट्रीट में घुसो, मेरे ख्याल में अगर 10 घर है तो 4 घर इंडियन के मिलेंगे आपको, तो वो अच्छी चीज है कि हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज है। सलाह लेनी बहुत जरूरी है जी, किसी से बेफालतू में बहस मत करना यहाँ पे, और वो गलत पड़ जाता है। यहाँ पे लोग गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छी बात है, हर किसी की इज्जत करना और करवाना आपके हाथ में है। जब कभी कोई मौका मिले, मतलब सोशली अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा ना जी, बेस्ट प्लेस है रेदर देन गोइंग ऑन फेसबुक, गुरुद्वारा, टेंपल, वहां पे आपको पीस मिलेगा, रिलेशन बढ़ेगा, वहीं से जॉब्स भी निकलती है। सही बात। जॉब्स कैसे निकलेंगी, एक दूसरे का रेफरेंस, यार वहां चला जाना, मेरा नाम ले देना, तेरे को जॉब मिल जाएगी। Thank you so much for coming and sparing so much time and giving all your wisdom. There was a lot of golden nuggets in this podcast. बहुत सारी चीजें, starting from your struggle in immigration to starting a food truck to just understanding Australian politics, how it works. So thank you so much for sharing all of that. Thank you very much for giving me such a important day and time, and I will be always saying best of luck to you as well. Thank you. Seeing you growing and seeing you more podcast as well. Thank you. Thank you.